हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडीलो क्लासेस में। देखो, लास्ट कुछ लेक्चर में मैंने आपको बीएनएस के 50 प्लस इंपॉर्टेंट केस लॉज बताए हैं, बीएनएसएस के भी 50 इंपॉर्टेंट केस लॉज बताए हैं, जिनका सुपर फास्ट रिवीजन मैंने आपको क्लास में करवाया है। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो फटाफट देख लीजिए। जो भी आपके डाउट्स है केस लॉज से रिलेटेड वो वहां पे क्लियर हो जाएंगे कि कितने केस पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, किस तरीके से एग्जाम में लिखने हैं। आज इस लेक्चर में मैं 50 केस लॉज आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम, चाहे पुराना बीएसए ले लो चाहे नया एविडेंस एक्ट ले लो, उनमें जो जो चीजें हैं वो सारी आपको बताने वाली हूँ कि जब आप एविडेंस एक्ट पढ़ रहे हो तो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट केस लॉज है जिनको आपको साथ में पढ़ना है। यहाँ पे जो केस लॉज के अंदर सेक्शंस दिए हुए हैं वो कुछ सेक्शन पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग है, कुछ नए एक्ट के अकॉर्डिंग है, तो साथ के साथ बेरेक लेके बैठना ताकि जो भी सेक्शन हो वो आप साथ के साथ मैचिंग करते रहना। अब इसके अलावा अपने YouTube पे एमडीलो क्लासेस पे कुछ मेंबरशिप चल रही है, जुडिशरी बैचेस चल रहे हैं, प्लस AIP 20 के अकॉर्डिंग जो है 99 रुपीज में एमडीलो क्लासेस आपको शॉर्ट नोट्स प्लस वन लाइनर क्वेश्चन और बोनस में BNS के शॉर्ट नोट्स और वन लाइनर क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अगर आपका AIP 20 का एग्जाम है तो कुछ टाइम ही आपके पास है, अगर आप वो नोट्स पढ़ के भी अपना एग्जाम देते हो तो आपके 40 से 50% जो है इजीली कवर हो जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होगा, उससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अपने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। देखो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है जो अपनों को पढ़ने हैं। सबसे पहला जजमेंट है अपना स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमान उपाध्याय, स्टार कर लेना, इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इस जजमेंट में हमें बताया जाता है कि जो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अंदर सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात की गई है उसमें सुरक्षा केवल अभियुक्त को प्राप्त है, विटनेस को नहीं। तो जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, खुद के विरुद्ध गवाही देने की बात है, वो केवल और केवल एक्यूज्ड को है, वो विटनेस को नहीं दिया गया है। देन सेकंड केस है पाकला नारायण स्वामी का, वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस है पाकला नारायण स्वामी। इस केस में कन्फेशन के बारे में बात की गई है कि कन्फेशन का क्या मीनिंग है। इंपॉर्टेंट जजमेंट है कि अभियुक्त का ऐसा कथन जिसमें वह अपने अपराध को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संस्वीकृति कहते हैं। संस्वीकृति बोल लो या स्वीकारोक्ति बोल लो, दोनों ही वर्ड हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्वीकृति जब रिटन रूप में दी गई है तभी मान्य हो सकती है। थर्ड केस है क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस है। इसमें कहा कि कोर्ट के बाहर दी गई स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन भी प्रमाण के रूप में ग्राह्य होती है यदि वह विश्वसनीय हो। तो जब हम कन्फेशन के बारे में पढ़ते हैं, एडमिशन के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पे मैं आपको ये चीजें क्लियर करती हूँ कि कन्फेशन दो तरीके का होता है, एडमिशन भी दो तरीके का होता है, जिसमें जुडिशियल कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन या एडमिशन या फिर एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन भी हम वहां पे पढ़ते हैं। देन नेक्स्ट केस है अघन नागेशिया वर्सेस बिहार राज्य का केस है। इसमें जजमेंट दिया कि पुलिस के समक्ष दी गई स्वीकारोक्ति अमान्य होती है, परंतु यदि उस कथन से कोई वस्तु की खोज होती है तो वह उतना भाग क्या कर सकते हैं, हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्योंकि एविडेंस एक्ट हमें कहता है कि भाई आप पुलिस के सामने कन्फेशन कर रहे हो तो उस कन्फेशन की वैलिडिटी क्या है, 0 वैलिडिटी है। लेकिन उस कन्फेशन के बेस पे अगर हमें कोई एविडेंस मिलते हैं, अगर वो एविडेंस प्रूव हो जाते हैं तो जितना भाग प्रूव होगा उतनी ही चीजों को हम एडमिट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट केस है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस खाती कालू का केस है। इसमें कहा कि अंगूठे के निशान, हैंडराइटिंग, फिंगरप्रिंट देना आत्म अभियोग नहीं है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि ये शारीरिक साक्ष्य है न कि मौखिक साक्ष्य स्वीकारोक्ति। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि अगर हम किसी एक्यूज्ड से फिंगरप्रिंट के निशान ले रहे हैं, हैंडराइटिंग के निशान ले रहे हैं, सिग्नेचर के निशान ले रहे हैं, तो भाई वो सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम फिजिकल एविडेंस ले रहे हैं ना कि ओरल एविडेंस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट कहते हैं पुलकुर्री कोटैया वर्सेस किंग एम्परर का। इसमें कहा कि सेक्शन 27 के अंतर्गत केवल वही हिस्सा ग्राह्य होगा जो वास्तविक खोज से संबंधित है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि पुलिस से अगर कन्फेशन कर रहे हैं तो वो वैलिड नहीं है, लेकिन अगर उसकी परसुएंस में कोई चीजें पेश की जाती है और वो प्रूफ हो जाती है तो जितना हिस्सा प्रूफ होगा उतनी चीजें वैलिड मानी जाएंगी।
देन नेक्स्ट केस है राम बिहारी यादव वर्सेस बिहार राज्य, 1998 का केस है। इनमें कहा कि जांच में हुई तकनीकी त्रुटियों से एविडेंस अमान्य नहीं होता यदि मुख्य तथ्य सिद्ध हो जाए। देन नेक्स्ट केस है राजस्थान राज्य वर्सेस काशीराम, इंपॉर्टेंट जजमेंट है। परिस्थिति जन्य साक्ष्य तभी मान्य होगा जब वह अभियुक्त के दोष को छोड़ किसी अन्य संभावना की अनुमति न दे। देन हनुमंत गोविंद का केस है वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी की परिस्थिति जन्य साक्ष्य की श्रृंखला पूर्ण होनी चाहिए, कोई कड़ी छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि परिस्थिति जन्य साक्ष्य कोर्ट तभी एडमिट करते हैं जब स्टेप बाय स्टेप चीजें कनेक्टेड हो। अगर कनेक्टिविटी नहीं है, कोई भी स्टेप मिस हो जाता है, कोई कड़ी मिस हो जाती है, तो उस एविडेंस को कोर्ट एडमिट नहीं करता है। देन इंपॉर्टेंट केस है शरद बिरदी चंद्र का, स्टेट ऑफ एमपी, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें कहा कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य के 5 सिद्धांत पंचशील है, निर्धारित किए गए, जो प्रत्येक मामले में पालन करने आवश्यक होते हैं। तो पंचशील सिद्धांत या 5 सिद्धांत की बात शरद बिरदी चंद्र के केस में की गई थी। देन निशिकांत झा का केस वेरी इंपॉर्टेंट, डाइन डिक्लेरेशन क्या कहा गया है, एडमिशेबल है, क्योंकि यदि व्यक्ति ने मृत्यु की आशंका में बिना किसी दबाव के अगर डाइन डिक्लेरेशन किए हैं तो वो स्टेटमेंट वैलिड स्टेटमेंट माने जाते हैं और कोर्ट उनको एडमिट करता है। देन 12 नंबर केस है खुशहाल राव वर्सेस बॉम्बे राज्य कि यदि मृत्यु पूर्व कथन विश्वसनीय और स्वैच्छिक हो तो उसी के आधार पर दोष सिद्धि की जा सकती है, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि क्या डाइन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के बेसिस पे क्या हम किसी को कन्विक्ट कर सकते हैं। तो पहला आंसर होगा यस, हम कन्विक्ट कर सकते हैं, लेकिन तब जब मृत्यु की आशंका उस व्यक्ति को ना हो। उसके बाद नेक्स्ट केस है सतपाल वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें कहा कि जो हॉस्टाइल विटनेस होते हैं उसकी गवाही पूरी तरह अस्वीकार नहीं की जाती, उसका विश्वसनीय भाग क्या होता है, स्वीकार्य होता है, एक्सेप्ट किया जाता है। देन नेक्स्ट केस है वादीवेलु वर्सेस मद्रास राज्य। इसमें कहा कि यदि एक गवाह की गवाही पूर्णतः विश्वसनीय हो तो केवल उसी के आधार पर दोष सिद्धि की जा सकती है। तो यहाँ पे कुछ एविडेंस ऐसे होते हैं जिनके केवल मात्र कहने से हम क्या कर सकते हैं, एक्यूज्ड को पनिश कर सकते हैं। देन 15वां केस है हमारा लक्ष्मीबाई वर्सेस भगवंत का। इसमें कहा कि संबंधित या हितग्राही गवाह की गवाही भी विश्वसनीय हो सकती है यदि वह कंटिन्यू और सुसंगत हो, निरंतर और सुसंगत हो। उसके बाद राजस्थान राज्य वर्सेस कल्की का केस है। इसमें कहा कि बलात्कार पीड़िता को हितग्राही गवाह नहीं माना जा सकता और उसकी गवाही का विशेष महत्व है। नेक्स्ट बात करते हैं तहसीलदार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें कहा कि पुलिस के समक्ष दिया गया स्टेटमेंट केवल विरोधाभास के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, समर्थन के लिए नहीं, क्योंकि पुलिस को अगर जो भी एविडेंस देते हैं कोर्ट फिर से उनको अपने सामने पेश करवाता है, क्योंकि पुलिस के सामने किए गए स्टेटमेंट, पुलिस के सामने की गई कन्फेशन की कोई वैलिडिटी नहीं होती है। देन रामचंद्र वर्सेस हरियाणा राज्य। इसमें कहा कि अभियुक्त का आचरण कंडक्ट ऑफ एक्यूज्ड एविडेंस के रूप में ग्राह्य है यदि वह घटना से संबंधित है, क्योंकि सेक्शन 8 हम पुराने एविडेंस एक्ट का पढ़ते हैं, पूर्व का या पश्चात का आचरण, मतलब कि अगर घटना से पहले का भी अगर एक्यूज्ड का कोई बिहेवियर है तो हम उसको भी एडमिशेबल करते हैं, बाद का कोई है तो हम उसको भी एडमिट करते हैं। उसके बाद बात नेक्स्ट केस है भोगिन भाई वर्सेस हिरजी भाई वर्सेस गुजरात राज्य। इसमें कहा कि जो यौन अपराध मामलों में पीड़िता की गवाही का अधिक महत्व है उसका समर्थन अन्य साक्ष्य से अनिवार्य नहीं है। अगर विक्टिम केवल ये चीज कहती है कि मेरे साथ अपराध हुआ है तो कोर्ट यहाँ पे शेल प्रिजम्पशन करता है कि यस विक्टिम के साथ अपराध हुआ है, अनलेस जब तक वो एक्यूज्ड इन चीजों को डिस्प्रूव ना कर दे। उसके बाद 20 नंबर केस है वेरी इंपॉर्टेंट, तुकाराम वर्सेस महाराष्ट्र राज्य, मथुरा रेप केस के नाम से जाना जाता है इसको। इसमें कहा कि मात्र मौन रहना या दबाव में सहमति देना सहमति नहीं मानी जाती, वास्तविक सहमति सदैव स्वेच्छा से होनी चाहिए, वॉलंटियरली की जानी चाहिए। उसके बाद आरएम मलकानी का केस बहुत जरूरी है, आरएम मलकानी वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। इस केस में कहा कि वैध रूप से प्राप्त टेप रिकॉर्डिंग प्रमाण के रूप में स्वीकार्य है, तो जो टेप रिकॉर्डिंग की जाती है हम उसको भी क्या कर सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं।
देन इसके बाद नेक्स्ट केस की बात करते हैं। 22 नंबर केस यूसुफ अली वर्सेस इस्माइल नगरी, महाराष्ट्र राज्य का केस है। इसमें भी कहा कि टेप रिकॉर्डिंग जो की जाती है यदि प्रामाणिक और बिना छेड़छाड़ के हुई है तो ही एविडेंस के रूप में ग्राह्य है। अगर उसके साथ कोई एडिटिंग कोई छेड़छाड़ हुई है तो उस चीजों को कोर्ट एडमिट नहीं करता। उसके बाद टोमासो ब्रूनो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2015 का केस है। इसमें कहा कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जैसे सीसीटीवी फुटेज, ईमेल एक्सेट्रा एडमिशेबल है यदि धारा 65 के तहत प्रमाण पत्र दिया गया हो, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को 2000 के अमेंडमेंट से ऐड कर दिया है। 2000 के बाद से हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी एज अ ओरिजिनल एविडेंस यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अनवर पीवी वर्सेस पीके बशीर, ये भी अच्छा केस है। इसमें कहा कि 65B का प्रमाण पत्र यदि नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य ग्राह्य नहीं होगा, सर्टिफिकेट यहाँ पर जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट केस है सोनू या अमर वर्सेस हरियाणा राज्य। इसमें कहा कि 65B प्रमाण पत्र प्रक्रिया संबंधी शर्त है, इसका अभाव उचित समय पर आपत्ति से उठाया जा सकता है। अगर सर्टिफिकेट नहीं पेश किया तो इस चीज का ऑब्जेक्शन एडवर्स पार्टी कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट केस है शंकरलाल दीक्षित वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। इसमें कहा कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य की श्रृंखला अधूरी होने पर दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि जब भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बात आती है तो कड़ी टू कड़ी चीजें जुड़ी होनी चाहिए। अगर एक भी कड़ी मिस हो गई तो हम एविडेंस को एडमिशेबल नहीं करते हैं। उसके बाद त्रिमुख का केस वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। इसमें भी परिस्थिति जन्य साक्ष्य तभी पर्याप्त है जब वह एक्यूज्ड के दोष को स्पष्ट रूप से सिद्ध करे, ये भी अच्छा केस है। इसके बाद बात करते हैं वासा चंद्रशेखर राव वर्सेस सत्यनारायण। इसमें कहा डाइन डिक्लेरेशन के स्टेटमेंट मौखिक हो या लिखित दोनों ही क्या होते हैं, एडमिशेबल होते हैं यदि कोर्ट उन्हें सत्य माने। अदरवाइज डाइन डिक्लेरेशन के स्टेटमेंट के बारे में कोर्ट शेल प्रिजम्पशन करते हैं जब तक कि वो डिस्प्रूव नहीं कर दिए जाते। देन नेक्स्ट केस भजन सिंह वर्सेस हरियाणा राज्य। इसमें कहा कि मृत्यु पूर्व कथन के अनेक संस्करण है तो सबसे विश्वसनीय संस्करण को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो सबसे ज्यादा उचित हो, जिसके एविडेंस ठोस हो, उसी चीजों को एडमिट करना चाहिए डाइन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में। उसके बाद नेक्स्ट केस है रतन वर्सेस बिहार राज्य। इसमें कहा कि मोटिव का अभाव होने पर भी प्रत्यक्ष या परिस्थिति जन्य साक्ष्य स्पष्ट है तो भाई दोष सिद्धि की जा सकती है। देन नेक्स्ट केस हिमाचल प्रदेश वर्सेस राजेश कुमार। इसमें कहा कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य के 5 सिद्धांत, और ये केस जो है शरद बिरदी चंद्र के केस में भी बताया था। देन नेक्स्ट केस की बात करते हैं भोगीलाल चुन्नी पांड्या वर्सेस बॉम्बे स्टेट। इसमें कहा कि पुलिस की उपस्थिति में दी गई कन्फेशन तब तक ग्राह्य नहीं जब तक कि सेक्शन 27 लागू ना हो। उसके बाद क्वीन एम्प्रेस का केस इंपॉर्टेंट है, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस बाबूलाल। इसमें कहा डाइन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिखने वाले अधिकारी कोई भी हो सकता है, लेकिन स्टेटमेंट जो है वो स्वैच्छिक और सत्य होना चाहिए। अब देखो डाइन डिक्लेरेशन के केसेस कितने सारे हैं और कितने इंपॉर्टेंट है। तो जब डाइन डिक्लेरेशन चाहे आप 32 एविडेंस एक्ट में पढ़ रहे हो चाहे 26 में पढ़ रहे हो, दोनों में ही आप ये डाइन डिक्लेरेशन के स्टेटमेंट को ऐड कर सकते हो, इन केसेस को अपने नोट्स में लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको BNS के 50 केस बताए हैं, BNSS के भी बताए हैं, अब मैं आपको BSA के भी बता रही हूँ। इसके अलावा आप ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें केस लॉज रिलेटेड चीजों में आपको डाउट हो रहा है तो आप मुझे बताइए, देन उस सब्जेक्ट से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट केस लॉज मैं आपके सामने रखूंगी। देन आप उन चीजों से अपने एग्जाम तक की चीजों को कवर कर सकते हैं। इसी के साथ अपने MD लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक 59 रुपीज की मेंबरशिप चल रही है। इस 59 में हम CPC कर रहे हैं, इस 59 में हम BSA कर चुके हैं। अगर आपको ओनली भारतीय साक्ष्य अधिनियम की क्लासेस लेनी है तो आप केवल 59 रुपीज में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कंप्लीट लेक्चर सेक्शन 1 से लेके 170 तक सारे वहां पर अपलोडेड है। आप 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन करके और ये BSA की कंप्लीट क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ एक्स्ट्रा में आपको इसी 59 में CPC चल रहा है, वहां पे CPC के 12-13 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, वो देख सकते हैं। प्लस BNS के MCQs की प्रैक्टिस करनी है,
500 प्लस एमसीक्यूज वहां करवा रखे हैं। बीएनएसएस के एमसीक्यूज करने हैं, 300 प्लस वहां पे एमसीक्यूज करवा रखे हैं। साथ ही साथ अगर आपको कुछ मेंस के आंसर राइटिंग के लेक्चर्स देखने हैं कि किस तरीके से मेंस की आंसर राइटिंग करनी है, तो इसी 59 में आपको इतना कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा अपनी डेली 399 का एक न्याय यात्रा जुडिशरी बैच चल रहा है यूट्यूब पर ही। डेली मंडे टू फ्राइडे उसमें बीएनएस की क्लासेस आती है प्लस पॉक्सो की क्लासेस आती है। यहाँ पे इसी 399 में हम 20 प्लस जुडिशरी के सब्जेक्ट करने वाले हैं आगे आने वाले डेज में। मंडे टू फ्राइडे डेली क्लास होगी। पोक्सो वहां पे कंप्लीट होने वाला है, 2 या 3 लेक्चर बचे हैं, पोक्सो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एनआई, डीवी और माइनर एक्ट भी चलेंगे, साथ ही साथ मेजर अपना बीएनएस चल रहा है। इसी के अलावा अगर 399 की मेंबरशिप ज्वाइन करते हो तो 59 का ये जितना सारा मैटर है वो आपको 399 में मिल जाएगा। और अगर आप AIB 20 के एस्पिरेंट हो, AIB 20 का एग्जाम अभी आपका जो आने वाली नवंबर के लास्ट डेट में है, एमडी लॉ क्लासेस ने केवल 99 रुपीज में आपके लिए नोट्स जो कि शॉर्ट तरीके से हैं, 15 से 16 सब्जेक्ट वहां पे कवर हो रहे हैं, प्लस उन नोट्स को पढ़ने के बाद आपको वन लाइनर क्वेश्चन वही 15 से 16 सब्जेक्ट के मिलेंगे, प्लस बोनस में आपको बीएनएस के शॉर्ट नोट्स और वन लाइनर क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो अगर आप AIB 20 का एग्जाम देने वाले हो और लास्ट के कुछ डेज में आपको नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या पढ़ना है, तो आप ये 99 रुपीज के नोट्स बाय करके और इतने सारे 99 रुपीज के नोट्स बाय करके देन आप चीजों को रीड कर सकते हो और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो इन तीनों में से जो भी मेंबरशिप है आपके ये नोट्स बाय करने हैं, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिल रहा होगा। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट केस की। 34 नंबर केस है सुब्रमण्यम वर्सेस तमिलनाडु राज्य। क्या कहा? शत्रुतापूर्ण गवाह की गवाही का विश्वसनीय भाग भी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। देन 35 नंबर केस है भगवान सिंह वर्सेस हरियाणा राज्य। इसमें कहा कि यदि अभियोजन गवाह शत्रुतापूर्ण हो जाए तो भी उसकी गवाही का सत्य भाग उपयोगी माना जाएगा। देन दया सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है। इसमें कहा कि अभियुक्त के आचरण और परिस्थितियां भी एविडेंस के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये केस भी हमारा इंपॉर्टेंट। इसके बाद हरिचरण कुर्मी वर्सेस बिहार राज्य का केस है। इसमें कहा कि सह अभियुक्त की स्वीकारोक्ति केवल सहायक साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त हो सकती है, मुख्य साक्ष्य के रूप में नहीं। तो ये एविडेंस, ये केस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कहते हैं जगमोहन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य। इसमें कहा कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर भी मृत्यु दंड दिया जा सकता है यदि कड़ियां जुड़ी हुई हो। तो अभी तक आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी, जब भी परिस्थिति जन्य साक्ष्य की बात आएगी तो एक बात ध्यान रखनी है, कड़ी जुड़ी हुई होनी चाहिए। एक भी कड़ी अगर मिसिंग हुई तो हम पनिशमेंट नहीं दे सकते, लेकिन अगर सारी कड़ियां जुड़ी हुई है तो उसके बेस पे भी हम एक्यूज को डेथ पनिशमेंट दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट केस है मोहम्मद अजमल कसाब वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जैसे सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड, डीएनए और आदि आधुनिक अपराध सिद्ध करने में निर्णायक होते हैं। देन लीलाबेन का केस है गुजरात राज्य का। अभियोजन साक्ष्य पर संदेह हो तो अभियुक्त को लाभ दिया जाएगा। संदेह का लाभ सदैव और सदैव एक्यूज्ड को ही दिया जाता है। उसके बाद हरीश चंद्र वर्सेस स्टेट का केस है। इसमें कहा कि प्रत्यक्षदर्शी गवाह, जिसे हम आई विटनेस कहते हैं, की गवाही सर्वोपरि होती है यदि वह अपने सुसंगत और विश्वसनीय हो तो अन्य समर्थन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि केवल और केवल आई विटनेस के बेस पे हम किसी एक्यूज्ड को पनिश कर सकते हैं। उसके बाद तुलसीराम साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है, जिसमें कहा कि गवाही का मूल्य संख्या से नहीं बल्कि गुणवत्ता से आंका जाता है। क्योंकि हम एविडेंस एक्ट में पढ़ते हैं कि साक्ष्यों की संख्या कितनी होती है, तो भाई विटनेस कितने भी हो सकते हैं, विटनेस की कोई संख्या नहीं होती। विटनेस क्योंकि तोले जाते हैं, गिने नहीं जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं मोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें कहा कि साक्ष्य का आंशिक स्वीकारोक्ति वाला भाग तभी ग्राह्य होगा जब वह घटना से संबंधित और सत्य प्रतीत हो। देन नंदकिशोर वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। इसमें कहा कि गवाह के कथन में छोटे छोटे विरोधाभास स्वाभाविक है।
इससे उसकी गवाही अस्वीकार नहीं हो जाती, क्योंकि छोटी मोटी त्रुटि को हम एडमिट कर सकते हैं जब तक कि इसका जस्टिस पे इफेक्ट ना पड़े। जैसे ही जस्टिस पे इफेक्ट पड़ेगा वैसे ही वहां पे दिक्कत आ जाएगी। देन नेक्स्ट केस है कृष्ण कुमार वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। कहा कि अभियोजन के प्रत्येक साक्ष्य का स्वतंत्र मूल्यांकन आवश्यक है, मात्र पुलिस जांच रिपोर्ट के आधार पर दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। उसके बाद बहादुर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, इसमें कहा कि कोर्ट को एविडेंस की समग्रता पर विचार करना चाहिए, न कि टुकड़ों पर। ये भी अच्छा केस हमें बताया है। देन नेक्स्ट केस है टंडन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें कहा कि आरोपी का मौन या स्पष्टीकरण न देना स्वयं में दोष सिद्ध नहीं करता जब तक कि अन्य साक्ष्य उसे जोड़ न दे। तो कनेक्टिविटी हर एक एविडेंस में जरूरी है। देन नेक्स्ट केस है नरोत्तम लाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इसमें कहा कि जो एक्सपर्ट होता है उसकी राय मात्र सहायक साक्ष्य है, कोर्ट उस पर पूर्णतः निर्भर नहीं रह सकता। और एक चीज ये भी ध्यान रखना कि केवल एक्सपर्ट की ओपिनियन पर कोर्ट जजमेंट दे भी सकता है और कोर्ट जजमेंट नहीं भी दे सकता, क्योंकि ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। अगर जरूरत है तो हम कुछ और अदर एविडेंस की भी जरूरत लेंगे, लेकिन अगर कोर्ट को दिख रहा है कि एक्सपर्ट की ओपिनियन ऐसी है जिससे अदर एविडेंस की चीजों भी कनेक्ट हो रही है, प्रूफ हो रहा है, तो हम वहां पे एक्यूज्ड को पनिश कर सकते हैं। आज का सेकंड लास्ट केस है मराचू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक। इसमें कहा कि बच्चों के गवाह की गवाही ग्राह्य है यदि कोर्ट ये संतुष्ट हो कि बच्चा सत्य और असत्य में अंतर समझता है। और आज का लास्ट केस है मुरलीलाल वर्सेस एमपी स्टेट। हस्तलेखन मतलब हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की ओपिनियन निर्णायक नहीं होती, उसे अन्य साक्ष्यों से पुष्ट किया जाना चाहिए। तो ये आज हमने एविडेंस एक्ट के 50 ऐसे केस लॉज का सुपर फास्ट रिवीजन किया है, जो अगर आपका एग्जाम 3 या 4 दिन में और आपको डाउट हो रहा है कि इस सब्जेक्ट में मुझे कौन से केस पढ़ने चाहिए, तो जो सीरीज मैं आपको बता रही हूँ, जो केस लॉज मैं बता रही हूँ, एक बार के लिए आप उनको रीड करके एग्जाम में जा सकते हैं। ये पीडीएफ जो है आपको 399 के न्याय यात्रा बैच में मिलेगी। 399 का जो न्याय यात्रा बैच है यूट्यूब पर है, यूट्यूब पे आप इस मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। एमडी लॉ क्लासेस के डेली नोट्स की जो पीडीएफ है, इस बीएनएस और पॉक्सो की जो हो रही है डेली पीडीएफ आती है, प्लस जो लेक्चर पब्लिक में अपलोड हो रहे हैं उनकी पीडीएफ भी आती है। तो आप इस 399 की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो, बीएसए की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, एआईबी 20 के अकॉर्डिंग 99 के नोट्स ले सकते हो, प्लस एमडी लॉ क्लासेस के पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसको हम प्री मेंस इंटरव्यू तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। क्लास अगर हेल्पफुल लगी है तो फटाफट लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। बाकी नेक्स्ट आपको किस सब्जेक्ट पे केस लॉस चाहिए उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।